आज हम एक ऐसी हिंदी कविता की गहराइयों में उतर रहे हैं जो मतलब दिल को छू लेती है और शायद कई लोगों को अपनी जिंदगी की याद दिला दे। ये उन भावनाओं को आवाज देती है जो अक्सर अक्सर अनकही सी रह जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। हम बात करें जगदर्शन सिंह बिष्ट की कविता की, दो कोने खाली हैं। हमारे पास आज विश्लेषण के लिए यही एक स्रोत है, और सच कहूं तो ये अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं, बहुत मार्मिक है। हाँ, और इस चर्चा का हमारा मकसद है कि इस कविता के जरिए हम अकेलेपन को समझे, ढलती उम्र के एहसासों को, और खास तौर पर वो जो खालीपन होता है ना, जब माता पिता महसूस करते हैं जब उनके बच्चे बड़े होके चले जाते हैं, वो जिसे अंग्रेजी में एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। हाँ, एम्प्टी नेस्ट। और ये एक ऐसा बदलाव है जो मतलब ऊपर से देखने में तो बड़ा सामान्य सा लगता है, जिंदगी का हिस्सा, मगर इसका जो भावनात्मक वजन है ना, वो काफी गहरा हो सकता है। कविता इसमें हमारी मदद करती है उसे महसूस करने में। और देखिए ना, कविता का शीर्षक ही कितना शक्तिशाली है। घर के दो कोने खाली हैं। बस ये चंद शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी एक रिक्ति, एक खालीपन सा महसूस होने लगता है। सही बात है, ये अपने आप में ही एक पूरी कहानी कह रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इस भावुक यात्रा पर निकलते हैं और इस कविता की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। जरूर जरूर। घर के चारों कोने कलपत जो बच्चों से चहक रहे थे, आज वहाँ बदहाली है। एक कोने तुम बैठी हो, एक कोने मैं बैठा हूँ, घर के दो कोने खाली है। छोटे से कमरे में कल तक बड़ी सी एक दुनिया थी अपनी। छोटे से कमरे में कल तक बड़ी सी एक दुनिया थी अपनी। आज बच्चों ने हमसे अलग अपनी दुनिया नई बसा ली है। एक कोने तुम बैठी हो, एक कोने मैं बैठा हूँ, घर के दो कोने खाली है। वो फूल जिनसे गुलजार था, कभी घर आंगन अपना। वो फूल जिनसे गुलजार था, कभी घर आंगन अपना, आज दूसरे आंगन महक रहे हैं। अब सुनी बगिया अपनी सुनी डाली है। एक कोने तुम बैठी हो, एक कोने मैं बैठा हूँ, घर के दो कोने खाली है। सीने से लगा जिन्हें हम अपनी गोद में पाले, पकड़ कर अंगुली हमारी जो सीखे जीवन की चाले। सीने से लगा जिन्हें हम अपनी गोद में पाले, पकड़ कर अंगुली हमारी जो सीखे जीवन की चाले। आज उन्हीं बच्चों को हमारी बेख्याली है। एक कोने तुम बैठी हो, एक कोने मैं बैठा हूँ, घर के दो कोने खाली है। चलिए पहले छंद से शुरू करते हैं, जो मुझे लगता है इस पूरी कविता की बुनियाद रखता है। हाँ, पहला छंद कुछ इस तरह से है। घर के चारों कोने कल तक जो बच्चों से चहक रहे थे, आज वहां बदहाली है। एक कोने तुम बैठी हो, एक कोने मैं बैठा हूं, घर के दो कोने खाली हैं। यहाँ मतलब कवि सीधे सीधे वो जो अतीत की रौनक थी और जो आज की वीरानी है, उसका एक बड़ा साफ चित्र खींच रहे हैं। बिल्कुल। वो कल तक का जिक्र है जब घर बच्चों की आवाजों से, उनकी चहक से भरा था, और फिर फौरन आज पर आते हैं जहां बदहाली है। ये बदहाली शब्द भी देखिए कितना वजनदार है। ये सिर्फ उदासी नहीं,
शायद एक तरह की उपेक्षा, एक बेजानपन। हाँ, बदहाली शब्द यहाँ सिर्फ मतलब भावनात्मक खालीपन तक ही नहीं रुकता है, ऐसा लगता है। ये शायद उस माहौल की जो भौतिक स्थिति है उस पर भी एक तरह की टिप्पणी है। जैसे जब घर में चहल पहल होती है तो चीज़ें ज़्यादा सजी संवरी रहती हैं, लेकिन जब मन ही उदास हो और लोग कम, तो शायद घर की देखभाल में भी वो बात नहीं रहती। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो है चार कोनों का बिंब। घर की एक पूर्णता, एक मुकम्मल इकाई होना, वो इन चार कोनों से जैसे जुड़ा है। और अब उनमें से 2 कोने खाली हैं, मतलब घर अब अधूरा सा, वो पूर्णता जैसे खंडित हो गई है। बिल्कुल, ये बच्चों की अनुपस्थिति का एक बहुत सीधा और शक्तिशाली प्रतीक है। घर का साइज वही है, दीवारें वही हैं, लेकिन उसका जो अर्थ था वो बदल गया है। और फिर वो अगली पंक्तियां, एक कोने तुम बैठी हो, एक कोने में बैठा हूं, ये स्थिति तो और भी ज्यादा मार्मिक है। हाँ, वो दोनों हैं, एक ही छत के नीचे, शायद एक ही कमरे में भी, लेकिन अपने अपने कोनों में सिमटे हुए। ये सीधे तौर पर उस एम्प्टी नेस्ट की भावना से जुड़ जाता है। हाँ, जहाँ घर अचानक बड़ा, खाली और खामोश लगने लगता है। बिल्कुल। ये सचमुच बहुत प्रभावी शुरुआत है। अच्छा, अब दूसरे छंद की ओर बढ़ते हैं। कवि लिखते हैं, छोटे से कमरे में कल तक बड़ी सी एक दुनिया थी अपनी, आज बच्चों ने हमसे अलग अपनी दुनिया नई बसा ली है। यहाँ एक और विरोधाभास है। कमरा छोटा था लेकिन दुनिया बड़ी थी। इसका क्या मतलब समझें? ये पंक्तियां ये बताती हैं कि जो भौतिक स्थान है उसका आकार शायद उतना मायने नहीं रखता जितना उसमें बसने वाले रिश्ते और भावनाएं मायने रखती हैं। जब बच्चे साथ थे तो उनकी ज़रूरतें, उनकी बातें, उनकी शरारतें, उनका भविष्य, ये सब मिलकर उस छोटे से कमरे को ही एक पूरी बड़ी सी दुनिया बना देते थे। हाँ, वो कमरा जैसे जीवन से भरा हुआ था। बिल्कुल। और अब स्थिति क्या है? कमरा तो शायद आज भी उतना ही है, पर वो बड़ी दुनिया वो सिकुड़ गई है। माता पिता के लिए अब उस कमरे में वो पहले जैसी गहमा गहमी वो जीवन का फैलाव नहीं रहा। हाँ, और साथ ही कवि ये भी कहते हैं कि आज बच्चों ने हमसे अलग अपनी दुनिया नई बसा ली है। इसमें एक तरह की स्वीकृति भी लगती है ना? हाँ, स्वीकृति का भाव है। बच्चे बड़े हुए, वो आत्मनिर्भर बने और उन्होंने अपनी जिंदगी की नई राहें चुनी, अपनी एक अलग दुनिया बनाई। ये जीवन का एक बहुत स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा भी है। बच्चे हमेशा माता पिता के साथ तो नहीं रह सकते। लेकिन इस स्वाभाविकता का एक भावनात्मक पहलू है जो माता पिता महसूस कर रहे हैं। वो हमसे अलग शब्द देखिए, इसमें कोई शिकायत नहीं लग रही, पर एक दूरी का, एक अलगाव का एहसास तो है। जैसे बच्चे अब उस पहले वाली सांझी दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। बिल्कुल, ये सिर्फ भौतिक दूरी की बात नहीं है, ये शायद भावनात्मक और जो प्राथमिकताएं बदलती हैं उनकी दुनियाओं के अलग होने की बात भी है। बच्चों के जीवन में अब नई जिम्मेदारियां हैं, नए रिश्ते हैं, नए लक्ष्य हैं। ये स्वाभाविक है, पर माता पिता के लिए ये बदलाव अक्सर अकेलेपन और कभी-कभी जैसे अप्रासंगिक महसूस करने की भावना भी ले आता है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े सामाजिक दायरे में देखें तो ये उस बदलाव को भी दिखाता है जहां अब संयुक्त परिवार कम हो रहे हैं, एकल परिवार ज्यादा है। हाँ, और बच्चों का बाहर जाना पढ़ाई या नौकरी के लिए आम बात है। बिल्कुल। तो इस बदलाव ने भी पीढ़ियों के बीच की दूरी को कई बार अनजाने में ही सही बढ़ा दिया है। हाँ, ये सामाजिक बदलाव इस व्यक्तिगत अनुभव को शायद और गहरा कर देते हैं। अच्छा, अब तीसरे छंद पर आते हैं जहां कवि एक बहुत ही खूबसूरत रूपक, एक मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। वो फूल जिनसे गुलजार था कभी घर आंगन अपना, आज दूसरे आंगन महक रहे हैं, अब सूनी बगिया अपनी सूनी डाली है। यहां बच्चों की तुलना फूलों से की गई है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली और मतलब कई परतों वाला रूपक है। बच्चे फूल हैं, सुंदरता, ताजगी, जीवन, भविष्य की उम्मीद, इन सब के प्रतीक। और घर आंगन एक बगीचा है जहां पोषण मिलता है, देखभाल होती है, अपनापन होता है। जब ये बच्चे रूपी फूल घर में थे तो ये बगीचा गुलजार था, एकदम जीवंत, खिला हुआ, खुशियों से भरा हुआ। और अब वो फूल वो दूसरे आंगन महक रहे हैं, वो कहीं और खिल रहे हैं, कहीं और अपनी खुशबू फैला रहे हैं। हाँ, और इस पंक्ति में एक अजीब सी मिठास भी है और उदासी भी। इसमें यह बात स्वीकार की गई है कि बच्चे जहां भी हैं वो ठीक हैं, फल फूल रहे हैं, महक रहे हैं, मतलब वो खुश हैं, सफल हैं। माता पिता शायद उनके इस महकने से खुश भी हों, लेकिन इसके फौरन बाद कवि क्या कहते हैं? अब सूनी बगिया अपनी सूनी डाली है। ओफ,
यानी उनके अपने घर का बगीचा अब वीरान हो गया है। और सिर्फ बगीचा ही नहीं, वो डाली भी सूनी हो गई जिस पर ये फूल खिले थे। ये सूनी डाली, क्या ये सीधे माता पिता की अपनी जिंदगी की तरफ इशारा है? बहुत संभव है। सूनी डाली माता पिता के अपने जीवन में जो एक रिक्ति आ गई है, या शायद उनका जो उद्देश्य या भूमिका थी उसके खो जाने के एहसास का प्रतीक हो सकती है। जैसे डाली का काम फूल को संभालना था, उसे पोषण देना था। अब जब फूल ही नहीं रहे तो डाली अकेली और शायद बेमतलब सी महसूस होती है। यहाँ सिर्फ बच्चों की अनुपस्थिति का दर्द नहीं है, बल्कि अपने जीवन की सार्थकता पर भी जैसे एक सवाल सा उठता महसूस होता है। सुंदरता, जीवंतता और शायद भविष्य की उम्मीद, इन सब का जैसे लोप हो गया है। गुलजार और सूनी बगिया के बीच का ये जो अंतर है, ये बहुत गहरा और मार्मिक है। ये रूपक वाकई बहुत गहराई से असर करता है। और अब हम चौथे छंद पर आते हैं, जो शायद भावनात्मक रूप से सबसे तीव्र लगता है मुझे। कवि कहते हैं, सीने के लगा जिन्हें हम अपनी गोद में पाले, पकड़कर उंगली हमारी जो सीखे जीवन की चालें, आज उन्हीं बच्चों को हमारी बेख्याली है। यहाँ माता पिता का जो समर्पण था और आज जो उदासीनता महसूस हो रही है, उसके बीच एक सीधी टक्कर सी दिखती है। निश्चित रूप से ये छंद कविता के भावनात्मक मर्म पर सीधा प्रहार करता है। पहली 3 पंक्तियां देखिए। सीने से लगा जिन्हें हम अपनी गोद में पाले, पकड़कर उंगली हमारी जो सीखे जीवन की चालें। ये माता पिता का अथाह स्नेह, त्याग, उनका पूरा निवेश दिखाती हैं। ये सिर्फ भौतिक देखभाल नहीं है। सीने से लगाना मतलब भावनात्मक सुरक्षा देना, गोद में पालना वो निरंतर समर्पण है। हाँ। और पकड़कर उंगली हमारी जो सीखे जीवन की चालें, ये तो और भी गहरा है। ये सिर्फ चलना सिखाना नहीं है, ये जीवन के उतार चढ़ाव से निपटना, दुनिया में अपना रास्ता बनाना सिखाना है। इसमें माता पिता का पूरा जीवन, उनका तजर्बा, उनकी सीख सब शामिल हैं। उन्होंने बच्चों को सिर्फ पैरों पर खड़ा नहीं किया, बल्कि जिंदगी जीना सिखाया। और इस सब के बदले में आज उन्हें क्या महसूस हो रहा है? आज उन्हीं बच्चों को हमारी बेख्याली है। ये बेख्याली शब्द, ये बहुत चुभता है। इसका ठीक मतलब क्या निकालें? क्या ये जानबूझकर की गई उपेक्षा है या अनजाने में हुई कोई भूल? यही इस शब्द की शक्ति है कि ये कई संभावनाओं को खुला छोड़ देता है। बेख्याली का मतलब हो सकता है ध्यान न देना, परवाह न करना, भूल जाना, उदासीनता। ये महसूस करना कि जिन्होंने हमें जीवन दिया, जीवन सिखाया, आज हम उनके प्रति लापरवाह हो गए हैं। कविता हमें ये नहीं बताती कि ये बेख्याली बच्चों की तरफ से जानबूझकर है या अनजाने में। हाँ, ये स्पष्ट नहीं है। हो सकता है बच्चे अपनी नई जिम्मेदारियों में, अपनी नई दुनिया में इतने उलझ गए हों कि उन्हें शायद एहसास ही न हो कि उनके माता पिता क्या महसूस कर रहे हैं। शायद वो सोचते हों कि माता पिता ठीक ही होंगे, उन्हें हमारी क्या जरूरत। या ये भी तो हो सकता है कि ये माता पिता की अपनी बढ़ती उम्र की संवेदनशीलता और अकेलेपन से उपजी एक तीव्र भावना हो, जो शायद असलियत से थोड़ी ज्यादा महसूस हो रही हो। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है पीढ़ीगत संवाद और अपेक्षाओं के बारे में। क्या माता पिता की अपेक्षाएं आज के बदलते वक्त के हिसाब से यथार्थवादी हैं? और दूसरी तरफ, क्या बच्चे अपने माता पिता की भावनात्मक जरूरतों के प्रति पर्याप्त संवेदनशील हैं? क्या दोनों पीढ़ियों के बीच संवाद की इतनी कमी हो गई है कि ये बेख्याली की खाई पैदा हो गई? जिन्होंने जीवन की चालें सिखाईं, शायद वो ये जता नहीं पाए कि उन्हें अब भी भावनात्मक सहारे की जरूरत है, और जिन्होंने सीखी, वो शायद ये समझने में चूक गए कि रिश्ते उम्र के साथ बदलते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। और फिर पूरी कविता में एक टेक की तरह कुछ पंक्तियां बार बार लौटती हैं ना। एक कोने तुम बैठी हो, एक कोने मैं बैठा हूं, घर के 2 कोने खाली है। हर छंद के बाद या बीच में इसका लौटना, इसका क्या असर होता है? ये जो टेक है या रिफ्रेन कह लीजिए, ये कविता के लिए एक धुरी की तरह काम करती है। एक स्थिर बिंदु है जिस पर कविता बार बार लौटती है। हर छंद एक अलग पहलू दिखाता है, अतीत की यादें, बच्चों का जाना, फूलों का मुरझाना, बेख्याली का दर्द, लेकिन अंत में स्थिति वहीं रहती है। 2 लोग अपने अपने कोनों में और घर के 2 खाली कोने। तो ये एक तरह से उनकी जो वर्तमान स्थिति है उसकी स्थिरता को, या शायद उससे बाहर ना निकल पाने की जो एक लाचारी है, उसको दिखाता है। जैसे कुछ बदल ही नहीं रहा है उनकी इस नई सच्चाई में। हाँ बिल्कुल, ये उस खालीपन और ठहराव पर लगातार जोर देती है। इसकी जो पुनरावृत्ति है वो एक उदास, लगभग एक नीरस सी लय पैदा करती है, जो उनके जीवन की इस नई और शायद उन्हें अपरिवर्तनीय लगने वाली हकीकत को उजागर करती है। अच्छा।
ये हर भावनात्मक उतार चढ़ाव के बाद पढ़ने वाले या सुनने वाले को उसी मूल दुख पर वापस ले आती है। ये टेक न सिर्फ केंद्रीय भाव को स्थापित करती है, बल्कि उसे हर बार और ज्यादा वजनदार बनाती जाती है। जैसे हर नए एहसास के बाद ये खालीपन और भी गहरा महसूस होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये कविता हमें आखिर कहाँ तक ले जाती है? मेरे लिए तो ये मुख्य रूप से अकेलेपन की उस खामोश चीख को आवाज देती है जो अक्सर बुजुर्ग माता पिता के दिलों में दबी रह जाती है। ये गुजरे वक्त की मीठी यादों और वर्तमान के कड़वे सच के बीच का जो एक तनाव है, उसे दिखाती है। बिल्कुल सही। और इसकी भाषा देखिए कितनी सरल और सीधी है। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई मुश्किल अलंकार नहीं, लेकिन इसका जो भावनात्मक असर है वो बहुत गहरा और स्थायी है। ये उन अनकही अनसुनी भावनाओं को शब्द देती है जिन्हें महसूस तो शायद बहुत लोग करते हैं, पर व्यक्त नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते। ये कविता उन भावनाओं को एक तरह से मान्यता देती है। हाँ, ये सिर्फ एम्प्टीनेस सिंड्रोम का दस्तावेज नहीं है, ये उससे कहीं आगे जाती है। ये उम्र के साथ आने वाले बदलावों के बारे में है, समय के साथ रिश्तों के बदलते स्वरूप के बारे में है, और जीवन की कुछ अनिवार्य, कभी कभी दर्दनाक सच्चाइयों के बारे में भी है। ये उस पीढ़ी के अनुभव को सामने रखती है जिसने अपना सब कुछ दिया और अब शायद खुद को हाशिए पर महसूस कर रही है। हाँ, और जब हम इसे आज के सामाजिक संदर्भ में देखते हैं तो ये कविता हमें आत्मनिरीक्षण के लिए भी प्रेरित करती है। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम जो शायद आज दूसरे आंगन में महक रहे फूल हैं, अपने बुजुर्गों, अपने माता पिता के प्रति कितने सचेत और संवेदनशील है। क्या हम उनकी भावनात्मक जरूरतों को, उनके अकेलेपन को समझ पाते हैं? क्या हमारे पास उनके लिए वक्त है, या हम अपनी नई दुनिया बनाने की धुन में इतने मग्न हैं कि उनकी सूनी बगिया की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और कविता बहुत खूबसूरती से हमें इसे माता पिता के नज़रिए से दिखाती है, बिना किसी लाग लपेट के। और यही हमें हमारे आज के अंतिम विचारणीय प्रश्न की ओर ले जाता है। एक ऐसा सवाल जिसे हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं और उस पर विचार कर सकते हैं। हाँ, एक सवाल जो शायद दोनों पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर करे। ये कविता तो माता पिता के नजरिए से उनके खालीपन और उस बेख्याली के दर्द को बयान करती है, पर क्या ये दूसरे आंगन में महक रहे फूल यानी बच्चे जो अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, क्या वे कभी पलटकर अपनी इस सूनी बगिया के बारे में सोचते भी हैं? क्या उन्हें कभी अपने पीछे छूटे हुए उन दो खाली कोनों का, उस खामोशी का एहसास होता है? या फिर क्या ये दूरी, ये कथित बेख्याली और ये खालीपन, ये जीवन चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है, बेशक कठिन और दर्दनाक, पर अनिवार्य है, जिसे दोनों पीढ़ियों को, माता पिता को भी और बच्चों को भी अपनी अपनी तरह से स्वीकार करना, समझना और उसके साथ जीना सीखना ही होता है। क्या ये सिर्फ संवाद की कमी है, या जीवन की एक कड़वी सच्चाई है जिसे मानना ही पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। हर परिवार की कहानी, हर रिश्ते की हकीकत अलग होती है। जगदर्शन सिंह बिष्ट की ये सरल सी लगने वाली गहरी कविता हमें इन्हीं सवालों के आईने के सामने लाकर खड़ा कर देती है।